मोहम्मद रफी साहब का जब 100वां जन्मदिन था उस वक्त तो एक लंबी बातचीत हुई थी। बिल्कुल। तो हम लोग सोच रहे थे कि आज फिर बात करते हैं, और संयोग से रफी साहब के बेटे शाहिद रफी साहब का एक इंटरव्यू हाल ही में आया है, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही है, एक तो रफी साहब के बारे में भी और लता मंगेशकर और आशा भोसले के बारे में भी, उन लोगों के जो आपस में संबंध थे। उन्होंने कहा कि वो नफरत करती थी रफी साहब से, तो ये बहुत बड़ी बात है दरअसल। और रफी साहब के बारे में उन्होंने कहा कि बहुत सारी उनके बारे में गलत बातें फैलाई गई इस इंडस्ट्री में, कि वो डिप्रेशन में चले गए थे एक दौर में, उनको गाने कम मिला करते थे, काम कम मिला करता था। तो हम एक बार फिर से डॉक्टर साहब से रफी साहब की इन बातों पर, जो मोहम्मद रफी साहब और साथ में उनके बेटे शाहिद रफी साहब ने जो कहा है, कितनी सच्चाई है, इस बारे में हम डॉक्टर कुमार गणेश जी से बात करेंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार रवि जी, आप और सभी आदरणीय मित्रों को मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश जय श्री राम प्रणाम करता हूं। और रहा सवाल, देखिए कि कल के लाइव में जाते जाते आखिर में हम लोगों ने एक बात कही थी कि आज हम चर्चा करेंगे और जिस व्यक्ति की बात करेंगे उस व्यक्ति को निकाल दिया जाए तो हिंदी सिनेमा का संगीत है वो अपूर्ण रह जाता है, उनके बिना पूर्ण नहीं होता। आज ही नहीं, 1000 साल बाद भी अगर हिंदी फिल्में बनेंगी तब भी ये बात लागू होगी, ठीक है। और वे मोहम्मद रफी, देखिए होता क्या है, एक तो ये जब से पिछले 2-3 सालों से, ज्यादा तो नहीं, इतने ही सालों से जब से पॉडकास्ट का चलन बढ़ा है ना, तो ये बातें शाहिद रफी साहब ने रियलिटी शो में पहले नहीं थी, जब वो कई शो में आए थे, ये पॉडकास्ट वगैरह में कहना शुरू कर दे। बात शाहिद रफी की नहीं है, पॉडकास्ट में अभी भी पीछे, कभी हम उस पर भी कार्यक्रम करेंगे, कुछ एक पुराने वक्त की, गुजरे वक्त की गुजरी हीरोइनें वो भी आती है, कुछ और लोग भी आते हैं, फिर कुछ ऐसे बयान दे देते हैं। अब सच्चाई तो कभी उगाड़ेंगे कार्यक्रमों में, आप कहेंगे तो बहुत दूर होते हैं सच्चाई से। शायद उसके पीछे 2-3 बातें होती है। एक तो बाजार की मजबूरी की पॉडकास्ट सनसनी बने, फिर उसमें से रील निकाले तो रील ऐसी चलनी चाहिए। अश्वत्थामा हाथों का जमाना है ना, ये अश्वत्थामा मारा गया, ये उसका जमाना है। तो द्रोणाचार्य हो गई है आज की जनता, आज का आम आदमी द्रोणाचार्य है, उसे सिर्फ इतना ही सुनाया जा रहा है अश्वत्थामा हाथों, तो वो सोचता है अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन उसके बाद नरो व कुंजरो वो इतना धीमे बोला जाता है, बोला ही नहीं जाता कि फिर वो जनता द्रोणाचार्य है सब छोड़ के बैठ जाती है और उसका वध हो जाता है। मतलब गलत जानकारियां उसके यहाँ। हाँ, तो मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी से इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, पहली बात तो कि हिंदी सिनेमा में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अजात शत्रु, देखिए अजात शत्रु को वैसे तो बोलचाल में कहा जाता है कि जिनका कोई शत्रु नहीं हो। मैं समझता हूँ ये तो संभव ही नहीं है कि किसी का कोई शत्रु नहीं हो, तो बोले ही है शाहिद रफी, लता और आशा, सब नहीं, वो तो उनपे तो मैं आऊंगा ही आऊंगा। लेकिन मैं समझता हूँ अजात शत्रु वो होता है जो किसी का शत्रु नहीं है। देखिए विरोधी भी नहीं थे रफी साहब तो किसी के, तो बहुत सॉफ्ट, मतलब रफी साहब को गाने के अलावा अगर आप ऐसे सुने, इतने प्यारे, इतने मुलायम कि मैं जो अभी बोल रहा हूँ ये वॉल्यूम उनका शायद 4 गुना है। मतलब कविता कृष्णमूर्ति जो है, तो उनको एक रिकॉर्डिंग मिली रफी साहब के साथ, रियाज वियाज किया, स्वाभाविक है रफी साहब एक नई नवेली लड़की जो है, वो रियाज वगैरह और रिहर्सल हो गई। उसके बाद उन्हें लगा कि ये इतना धीमे मीठे बोलने वाले ये रफी साहब, लेकिन जब वो माइक पर आए और वो ये वादियां ये बाहर वाला गाना है ना, चल कहीं दूर निकल जाए, जिसमें शशि कपूर उछलते आते हैं, तो रफी साहब की आवाज सुनी उसमें, वो कहाँ से उठाते हैं, ये बाहर दिल हो चला बेकरार मैं गिर रहा हूँ मुझे, वो यूं करके छलांग, ऐसा लगता है पूरे पुलिया के इधर से उधर कूदे हैं। तो वो एक जो दहाड़, तो कविता कृष्णमूर्ति कहती है मेरे उस गाने में, वो गाना मुझे याद नहीं है कौन सा था, लेकिन उस गाने में वो, तो रफी साहब माइक्रोफोन के अलावा सब जगह इतने प्यारे, इतने मीठे। तो
मैं समझता हूँ कि वो तो किसी के विरोधी भी नहीं थे, शत्रु होना बहुत दूर की, लेकिन अब उस पर आता हूँ कि लता जी और आशा भोसले के बारे में बड़ी बात है। देखिए, पहली बात तो ये है कि शाहिद रफी को अब रफी साहब के गुजरने के 45 बरस बाद 31 जुलाई को अभी 45 बरस हुए, उनकी मट्टी उछालने से परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए। 2-3 कारण है। पहली बात तो है कि आप जबरदस्ती उस आदमी को विवादास्पद बना रहे हैं, जिस आदमी का विवादों से कोई लेन देन ही नहीं रहा। थोड़ा बहुत कहीं कुछ बी.आर. चोपड़ा या ओ.पी. नैयर के साथ हो गया तो उसको उन्होंने कभी उतना अपनी जुबान पर लाकर हाईलाइट किया ही नहीं, बड़े सम्मान और गरिमा के साथ उन्होंने उसे निभाया। अब आप देखिए रफी साहब के जीवन में विवाद क्या था? कोई विवाद नहीं था। ये जिस आदमी के जीवन में मतलब उन्होंने कोई विवाद खड़ा नहीं किया ना, मैं वही कह रहा हूँ। दूसरी बात, अगर किसी ने जैसे 2 ही बड़े विवाद माने जाते हैं, बी.आर. चोपड़ा वो विवाद भी नहीं है, संबंध विच्छेद है, ठीक है, ओ.पी. नैयर का। तो दोनों में ही रफी साहब ने तो कभी अपनी जबान पर लाकर उसे तवज्जो ही नहीं दी, और ओ.पी. नैयर ने तो बाद में सुलह भी कर ली, ठीक है, लेकिन नहीं भी की तो उन्होंने तो कभी कुछ नहीं कहा। अब इस बात को यूं देखिए, शाहिद रफी क्या सिद्ध करना चाहते हैं? मैं फैक्ट पर भी आऊंगा कि वे गलत कह रहे हैं, मैं फैक्ट पर भी आऊंगा। ये बड़ी बात है कि वो क्या सिद्ध करना चाहते हैं। अरे शाहिद मियां, अब चलिए, जब आप छिछालेदार करने पर आ ही गए हैं तो थोड़ा हम भी कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि देखिए क्या है, शठे शाठ्यम समाचार, आप अगर जिस टोन में कहा जाए उस टोन में जवाब नहीं देंगे ना, तो क्या होता है, गलत वृत्तियां और गलत तत्व सिर उठाते हैं और मजबूत होते हैं, और वो एक धारा बन जाती है समाज में। जैसे आप देखिए कि पॉडकास्ट के नाम पर ज्योतिष है, इसमें उल जुलूल उपाय कुछ भी जो कुछ चल रहा है कि इन पर अंकुश नहीं लग रहा है, तो ये धारा ही बन गई पूरी। तो कोई अंकुश लगाने वाला तो चाहिए ना, तो रुकेंगी नहीं तो कम तो होंगी। अब क्या है शाहिद मियां, एक बात बताइए, मैं सीधे आपसे मुखातिब हो रहा हूं कि तनिक ये तो बताइए दुनिया को कि आप बरसों तक अपने पिता के मरने के बरसों बाद तक उनसे नफरत क्यों करते रहे थे? तनिक इसका खुलासा करेंगे या मैं करूं? अच्छा, हाँ, नफरत करते थे। वो तो कह रहे हैं कि लता और आशा नफरत करती। नहीं, मैं आऊंगा, मैं उस पर भी आऊंगा। पहले चलिए वहीं से शुरू करें ना, कि जहां से जिस आदमी ने ये सवाल खड़ा किया है। देखिए क्या होता है, मतभेद अलग बात है, ठीक है। पृथ्वी ये अपने जो है परीक्षित साहनी लिखा कि मुझे शुरू से अपनी आत्मकथा में लिखा कि मुझे शुरू से बोर्डिंग भेज दिया गया, तो मेरे पिता के बीच में गैप रहा। आखिरी 2 साल मेरे बहुत करीब आए हो, लेकिन मुझे अफसोस रहा कि मैं पिता के साथ कभी घुल मिल नहीं पाया। इसमें नफरत नहीं थी, गैप था, अंतराल था। लेकिन शाहिद रफी तो पिता के मरने के बरसों बाद तक उनसे नफरत करते रहे। ऐसा क्यों भैया? दावा कर सकते हैं कि आप ऐसा कैसे कर रहे हैं? हाँ, इसीलिए ना ये ऑन द रिकॉर्ड तक की मैगजीन में ये बात है। मैं जब बात कर रहा हूं तो ऑन द रिकॉर्ड तब की मैगजीन, और एक नहीं है, उठा के देखिए ना। और ये तब की मतलब मैं कब की बात कर रहा हूँ, ये 90 के दशक में जब एक्सप्रेस स्क्रीन अखबार फिल्म वालों का छपता था, स्क्रीन वालों का हिंदी में, शीला झुनझुनवाला जिसकी संपादिका थी शायद मियां, उसका कोई अंक उठाइए। और मुझे अगर सही ढंग से याद आया तो मैं शायद उस अंक या उसके आसपास के अंक का भी बता दूंगा, उसमें उल्लेख किया हुआ है। और नहीं तो अली पीटर जॉन साहब का जो अब तो शायद दुनिया में नहीं, एपीजे साहब नाम से फेमस थे, इशाक मुजावर, अली पीटर जॉन, ये लोग बहुत बड़े ना। अली पीटर जॉन साहब को उसमें कॉलम आता था, जरा उस अखबार के सारे अंक आर्काइव जाके उठाइए, उसमें एक अंक में आपको मिल जाएगा इसका उल्लेख। एक दूसरा एक और है, एक और जगह आया था उल्लेख, शायद नहीं आपको याद है, एक HMV थी, पता नहीं कौन सी एक म्यूजिक कंपनी थी जिसने एक एल्बम निकाला, उसका शीर्षक प्रॉपर याद नहीं, लेकिन ऐसा था कि पिता और पुत्र यूं करके। उसमें तलत महमूद के बेटे, उन्होंने तलत महमूद के गाने गाए थे, नितिन मुकेश ने मुकेश जी के गाए थे, अमित कुमार ने किशोर साहब के गाए थे, और आपने अपने पिता के गाने गाए थे, याद है ना? नव भारत टाइम्स सब छपा करता था जयपुर से। हाँ, और मुझे आज भी उसका पता याद है, नव भारत टाइम्स, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर, और नभाटा छोटे रूप में।
और उसमें दिनेश ठाकुर साहब जो रविवार को फिल्में आती थी दूरदर्शन पर, तो उस फिल्म का पहले लिख देते थे कि आज की फिल्म का ये है, दिनेश ठाकुर साहब जो है ना। तो हाँ, तो वो मेरे उस किशोर वर्ष भाई में ये सब चीजें मैंने पढ़ी है। तो नवभारत टाइम्स में उस वो एल्बम था जिसमें चारों लोगों ने अपने पिताओं के गाने गाए थे। तो उसका जो जब उसकी समीक्षा और उसका परिचय आता था ना, उस एल्बम का आता था, एक परंपरा थी। अब तो प्रिंट मीडिया ही गायब हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में तो सनसनी के अलावा कुछ नहीं। अब कहाँ आते हैं ऐसे, और एल्बम वगैरह का मार्केट ही कहाँ है, फिल्मों में म्यूजिक नहीं बजा तो एल्बम में क्या बजा। तो उस वक्त उसमें भी इसका उल्लेख किया हुआ था। वो समीक्षा म्यूजिक की वो दिनेश ठाकुर साहब की नहीं थी, वो तो मैं बता रहा हूँ कि वो फिल्म की करते थे कि किस रविवार को आज शाम को फिल्म आनी उसका। लेकिन वो जो म्यूजिक सेक्शन जिसमें उस एल्बम की उसका परिचय समीक्षा थी, उसमें भी इसका उल्लेख था। पहले तो मैं प्रमाण की बात कर रही हूँ, जब मैं बात कर रहा हूँ तो हवाई बात नहीं कर रहा। अच्छा, मैं इस बात को बुरा भी नहीं माना, मैं इसके लिए आपको बुरा अच्छा नहीं कह रहा कि आप अपने पिता से उनकी मृत्यु के बाद वर्षों तक नफरत करते रहे, ठीक है, मैं बुरा अच्छा कुछ नहीं कह रहा। फैक्ट की बात है ये, मैं फैक्ट रख रहा हूं। आपको अधिकार है, आप किसी से भी घृणा करें, नफरत करें, प्रेम करें, मोहब्बत करें, जो करें, लेकिन तनिक इस बात की अजीबोगरीब होने की स्थिति को तो थोड़ा आप अगर कहीं खुलासा करें, तो अब जब बोल ही रहे हैं पिता के बारे में तो तनिक इस पर भी बोलिएगा, मजा आएगा लोगों को जानने में कि सच्चाई क्या थी। कि जो बेटा आज पिता के नाम पर इतनी ठेकेदारी करता फिर रहा है, उस बेटे का खुद पिता के साथ बरसों तक संबंध, और मरने के बाद भी क्या था, जीवित रहते का तो छोड़िए, क्योंकि रवि साहब ऐसे बढ़िया आदमी थे कि वो घर के अंदर की बातें घर के बाहर लाते ही नहीं थे। और घर के अंदर की क्या साहब, बहुत सुखी पारिवारिक जीवन वाले आदमी थे। अब आप देखिए, रवि साहब की 2 शादियां हुई थी, एक आजादी से पहले पाकिस्तान में थी, वो परिवार लंदन में रहता था। ये तो शाहिद रफी ने भी कई बार कहा है इंटरव्यू में, हमारा एक परिवार लंदन रहता। आप जरा खुलासा करके बताइए कि वो हमारा कौन सा परिवार। तो ये पूरी बात क्यों नहीं बोलते हैं कि मेरी सौतेली माँ और वो भाई बहन है वो परिवार, वहां पूरी बात क्यों नहीं बोलते। रफी साहब का व्यक्तित्व ऐसा है कि उन्होंने कभी दोनों शादियां छुपाई नहीं, बल्कि वो तो वहां जब वो लंदन वाले घर में होते और वहां हिंदुस्तान से कोई भी फिल्म वाला पहुंचता तो घर बुलाते, भोजन करवाते। उन्होंने कब छुपाया, उन्होंने कोई पाप नहीं किया, उन्होंने छुपाया नहीं। तो फिर आप ऐसा खुल के स्पष्ट क्यों नहीं कहते कि वहां मेरी सौतेली माँ रहती थी, वहां भी हमारा एक घर था। ये क्या होता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि रफी साहब ने उन 2 शादियों को भी बराबर नियमित रूप से, निरंतरता से, ईमानदारी से निभाया, छोड़ा नहीं किसी परिवार को कि मरने के लिए छोड़ दिया। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि पारिवारिक परिप्रेक्ष्य में रफी साहब एक सफल पिता थे, पति थे। हाँ, और सफल नहीं, सफलतम पिता और पति बहुत बड़ी बात होती है साहब। अब देखिए, जिन लोगों ने एक से अधिक शादी की, उनका हश्र क्या हुआ, एक परिवार रो रहा है, दूसरा कहीं है, बच्चे कहीं है, लावारिस। रफी साहब ना साहब, बहुत और बड़ा मुश्किल काम होता है। आप इस बात को सोच कर तो देखिए, पाकिस्तान में भी तो छोड़ सकते थे लावारिस उस परिवार को, नहीं, वहां शिफ्ट किया और उतना ही बढ़िया जीवन, और उस परिवार को भी समय। तो जिन्होंने सामाजिकता में पारिवारिकता निभाई, पहली बात तो वो आदमी नफरत के काबिल हो नहीं सकता, और मरने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं होता। हमारी हिंदुस्तानी कल्चर ये कहते हैं कि मरने के बाद अगर अवश्यम भावी नहीं हो तो सब अच्छा होता है। लेकिन ठीक है, आपका कुछ रहा होगा कारण की, और मैं अच्छा समझता हूँ बरसों बाद आपका पिता के प्रति प्रेम जागा है और आप ठेकेदारी करने लगे उनके नाम से। लेकिन ऐसी ठेकेदारी मत कीजिए यार कि उनकी आत्मा जो उनकी रूह है वो कहीं जाकर ये कहे, अरे बेटा क्या कर रहे हो यार मेरे पीछे मेरे नाम पर। अब रहा सवाल लता जी वाला। आशा लता दोनों, हाँ बिल्कुल, मैं आशा जी वाले पे आता हूँ। लता जी, हाँ, मंगेशकर सिस्टर्स की बात है, अच्छी बात है, उन्होंने उषा जी मीना जी को छोड़ दिया। इतना कर्म किया शाहिद साहब आपने। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो जलन वाली बात आप कह रहे हैं ना कि लोग उनसे जलते थे, ये 2 अलग बातें हैं। आशा लता जलती थी और लोग जलते थे, दोनों अलग बातें हैं। लोग जलते वाली बात है तो भाई हर सफल आदमी से लोग जलते हैं, है ना ये बात। ये तो सार्वभौमिक सार्वकालिक सत्य है। तो इसमें इतना ये दुखी होने की क्या बात थी कि मेरे पिता से लोग जलते। पहली बात, आपके पिता से लोग नहीं जलते थे, वे प्रसिद्ध पार्श्व गायक मोहम्मद रफी से जलते थे लोग। दोनों में तो अंतर समझिए। या तो आप पूरी बात कहें कि मेरे पिता पार्श्व गायक मोहम्मद रफी से लोग जलते थे, तो बिल्कुल जलते थे।
और सभी सफल व्यक्ति से जलते हैं भाई, करने की उसमें क्या है, वो तो हर सफल व्यक्ति के साथ होता है, किसके साथ नहीं होता? जो असफल व्यक्ति से कोई जलता है क्या? असफल व्यक्ति के रास्ते में कोई रोड़े अपनाता है क्या? नहीं अटकाता ना। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि आशा और लता जलती थी, अब मामला दूसरा बन जाता है, अब व्यक्तिवाचक मामला बनता है। ये अब मैं इस पर बोलना चाहूंगा। देखिए क्या है, जलने जुलने वाली जो बात है ना, आप शायद रवि साहब छोटे थे, आप उतनी समझ नहीं रखते थे। मैं उन दिनों की एक बात कर, आप कहेंगे कि क्या आप थे? मैं तो संसार में नहीं था, लेकिन मैं नहीं था ये मेरे ज्ञान का आधार नहीं है। मेरे ज्ञान का आधार होते हैं तथ्य, अन्यथा इतिहास नाम की चीज तो कूड़े की बात है। मुझसे पहले का तो कोई इतिहास है ही नहीं, क्योंकि मैं तो नहीं था। ये तो बेवकूफों वाली बात हो गई। मैं बेवकूफ तो नहीं हूं, इतना कह सकता हूँ। समझदार हूं कि नहीं वो आप निर्णय करें, लेकिन बेवकूफ नहीं, ये मुझे पक्का पता है। देखिए ऐसा है कि हुआ ये था कि हिंदी सिनेमा में एक विचार पनपा कि निर्माता जो है उसे रॉयल्टी मिलती है। बिल्कुल यही बात, ठीक है। निर्माता एक फिल्म बनाता है, जिंदगी भर उसका कमाता है, उसके मरने के बाद भी शायद 50 या 60 साल तक उसके परिवार को रॉयल्टी मिलती है, ऐसा है। और हम लोग सिंगर, अच्छा संगीतकारों को भी रॉयल्टी मिलती थी। हाँ, संगीतकारों को भी, ओपी नैयर बहुत ज्यादा रॉयल्टी पाने वालों में थे। और रवि साहब जो है, अभी रवि शर्मा साहब जो संगीतकार थे, आज से तकरीबन 12-13 साल पहले उन्होंने कहा था कि मुझे 10 लाख रुपया अभी भी सालाना रॉयल्टी मिलती है, सिर्फ एचएमडी से। पॉलीडोर वगैरह जो दूसरी कंपनी आई थी, कुछ उनमें भी था, वो एक अलग। और हिंदी फिल्मों से, वो केरल मलयाली फिल्मों में भी उन्होंने सुपरहिट संगीत दिया था, वो अलग मैटर है वो। हाँ, वो दूरदर्शन से ज्यादा फिल्म है वो। तो ये था कि निर्माताओं को रॉयल्टी मिलती है, संगीत निर्देशकों को मिलती है, तो गायकों को क्यों नहीं मिली? तो फिर ये बात आई कि सब रॉयल्टी जो है हम लोग अपनी यूनियन बनाएंगे। और तो लता जी ने फिर बात की, सबसे बात की, तो रफी साहब से भी बात की। तो रफी साहब, देखिए मना करने के दो रूप होते हैं। एक तो रूप होता है कि मैं आपके विरुद्ध हूं इसलिए आपकी बात का मना करता हूं। एक होता है कि मेरी सहज वर्ती है कि मुझे उस बात की आवश्यकता अनुभव नहीं होती है, इसलिए मैं कहता हूँ रहने दो। दोनों में अंतर है। बिल्कुल। पहली बात विरोध के निंदा के लायक है, दूसरी बात ना विरोध के लायक है ना निंदा के। रवि साहब ने कहा देखिए ऐसा है लता जी कि हमें अपने गाने के पैसे मिल जाते हैं, हम अपना पेमेंट लेते हैं, घर जाते हैं, अब उसमें रॉयल्टी वाली बात का क्या? तो इसमें ऐसा क्या था जो उन्हें गाली दी जाए? तो किसी ने गाली नहीं दी। लेकिन लता जी को लगा कि ये बात तो अच्छी बात नहीं है। बोले रफी साहब आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप इतना बड़ा नाम है, ध्यान दीजिएगा। बोले आप इतना बड़ा नाम है, अगर आप इसमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारी मुहिम का क्या होगा? तो कहा था लता मुझे इसमें कुछ लगता नहीं है, मुझे लगता हमने पेमेंट लिए बस बहुत है। तो लता जी नाराज हो गई थी। लेकिन इस नाराजगी में नफरत कहाँ थी, जलन कहाँ थी, ये तो बताइए शायद रवि साहब। और उसके बाद में रफी साहब ने भी इस चीज को समझा, फिर वो चीज हुई, फिर रॉयल्टी का मसला बैठा। लेकिन ये नाराजगी सिर्फ उतनी ही नाराजगी है जितनी की मैं आपसे कहूं कि रवि जी यार अभी हम बोईसर है और कल जो है ऐसा करते हैं कि गुजरात बॉर्डर की तरफ और आगे 200 किलोमीटर होके आते हैं फला फला जगह। और आपने कहा यार मुझे नहीं लगता इस मौसम में जाना चाहिए, और मैं नाराज हो जाऊं। इस नाराजगी को जलन, नफरत, घृणा, गिराना, बदनाम ये शब्द देना तो बेवकूफी के अलावा कुछ नहीं है। एक ये हुआ था। दूसरा क्या हुआ था? दूसरा ये हुआ था कि गिनीज बुक वालों ने ये कहा कि भाई रफी साहब ने सबसे ज्यादा गाने गाए, तो उन्होंने कहा था कि हम आपको ये, वो एक होता है स्मृति चिन्ह जैसा कुछ जिसमें उल्लेख होता है, ऐसा ऐसा प्रमाण पत्र वगैरह रिकॉर्ड बुक में दर्ज करते हैं और ऐसा देते हैं कुछ ऐसा स्मृति चिन्ह जिसमें उल्लेख होता है, उल्लेख होता है। तो ये बात जब पता चली तो लता जी ने क्लेम किया कि सबसे ज्यादा गाने तो मेरे गाए हुए हैं। तो रफी साहब थोड़ा सा खिन्न हुए, स्वाभाविक है, नाराज तो उसमें सहज मानी उभरती है भाई। हालांकि सब कहते हैं वे देवता थे। देखिए किसी भी आदमी को देवता बातों में नहीं कहा जाता, उसमें देवत्व होता है तभी देवता कहते हैं। और मैं तो शायद रफी साहब इतने किस्से रफी साहब के प्रामाणिक रूप से बता दूं जितने आपने सुना नहीं होंगे उनके पुत्रों का।
इसलिए उस पर छोड़िए कि पुत्र होने से कोई किसी के बारे में बहुत कुछ जानता हो, ये एक भोली धारणा है। और बता दूं, राजस्थानी में मूर्ख को मूर्ख नहीं भोला कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। हाँ, ये भोली धारणा है। पुत्र होने से कोई पिता के बारे में सब कुछ जान जाता। आप अपने पिता के रूप में उन्हें जानते थे, लेकिन आप पार्श्व संगीत गायक जो है मोहम्मद रफी, क्या विराट व्यक्ति, आप नहीं जानते उसके बारे में। और मैं आपके ऐसे कह सकता हूँ कि कुछ रियलिटी शो में आए और आपके जो आपने अपने पिता के बारे में बोला, मैं समझ गया आपके बस का रोग नहीं है अपने पिता को व्याख्यायित करना, रूपायित करना। ये आपके बस का रोग नहीं है, और कोई इसमें बुरी बात भी नहीं है भाई। आप कोई उतने रूपककार व्याख्याकार है भी नहीं, तो आपसे उम्मीद, आप एक सहज पुत्र के रूप में एक पुत्र के पिता के प्रति भावना है, बस यहीं तक सीमित रहिए। आप ये जो सीमाओं का अतिक्रमण कर रहे हैं ना, यहाँ से गड़बड़ हो रही है। अब होता है क्या है, होता ये कि वो उसमें फिर लता जी क्लेम करती हैं, तो रफी साहब थोड़ा नाराज होते हैं, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि वो तो रिकॉर्ड लता का भी नहीं, वो तो रिकॉर्ड आशा का है। वो रिकॉर्ड निकला गिनीज बुक में, जब गिनती हुई वास्तव में दोबारा, तो ज्यादा गाने आशा भोसले के निकले हैं। तो अब अगर इन बातों को आप ये कहते हैं कि वो जलती थी, नहीं, फिर आप शायद शब्दों की गंभीरता नहीं समझते, फिर जलन शब्द को आप नहीं समझते क्या होती है। कोई दूसरी बात। अच्छा, अब रहा सवाल ये कि ये तो मैंने सिद्ध कर ही दिया कि जलन जैसी, अच्छा जलन जैसी कोई बात क्यों नहीं थी। देखिए ऐसा है जी, आशा जी के कुछ वीडियो भी ऐसे आए हैं सोशल मीडिया में, जिसमें वो बता रही हैं कि मैं आशा भोसले पर आ जाऊं। अब मैं शाहिद रफी के बाद जो अगली बात कहने जा रहा हूं, मैं बहुत साधारण आदमी हूं, लेकिन जब बोलने आऊंगा तो तथ्य की, देखिए आशा भोसले जो है ना, वो हिंदी सिनेमा गाने गाए वो छोड़िए कि गिनीज बुक के नाम आ गया वगैरह। पहली बात तो है, मैं आशा भोसले को हिंदी सिनेमा की, सिने संगीत की आदर्श गायिका मानता ही हूँ। पहले तो मैं गायिका के रूप में उन पर बात कर, नहीं आदर्श गायिका नहीं, वो ठीक है। विविधता तो देखिए ऐसा है, महमूद ने बहुत कैरेक्टर किए, राजेंद्र नाथ ने बहुत करे, मुकरी ने तो सबसे ज्यादा किए थे। आपको याद होगा वो प्रकरण की, जब सौदागर फिल्म की बात आई, फिल्म कंप्लीट हुई, जब क्रेडिट की बात आई, तो बोले कि राजकुमार साहब को पता चला कि इसमें दिलीप कुमार का नाम पहले जाएगा, तो राजकुमार ने कहा कि भाई सुभाष, ये साहेब का नाम पहले क्यों जाएगा। वो साहब ही कहते थे हैं, और वो राज साहब कहते थे, दिलीप कुमार साहब का नाम पहले, नाम नहीं लेते थे। सोचिए, जब उनके बीच 35 बरस दुश्मनी चली थी, दुश्मनी थप्पड़ कांड के बाद, पैगाम फिल्म के थप्पड़ कांड के बाद 35 बरस दुश्मनी चली, लेकिन साहब का नाम क्यों जाएगा। तो मैं बहुत गंभीरता से प्रकरण उद्धृत कर रहा हूँ, सुभाष घई गवाह इस बात के। तो सुभाष घई ने कहा कि राज जी वो सीनियर हैं, तो बोले सीनियर तो मुकरी भी है, फिर मुकरी का नाम सबसे पहले दो। मुकरी और दिलीप साहब दोस्त, मुकरी सीनियर, हाँ खास, अरे मुकरी, नौशाद, मुकरी, जानी वाकर, दिलीप कुमार, ये साथ शिकार करने जाते थे, खास दोस्त थे, रेस खेलने साथ जाते थे। लेकिन तो वही बात है, फिर सीनियर तो मुकरी बहुत है, विविधता तो मुकरी के रोल में बहुत है, तो क्या मुकरी को दिलीप कुमार से बड़ा कहेंगे। आशा भोसले के साथ में देखिए एक बात बता दूं, मैं उस पे आ रहा हूँ, उनके जो वीडियो आ रहे हैं उन पर आ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात कह दूं, वो बात मुझे मालूम है कि कुछ लोगों को नहीं पचेगी, लेकिन आशा भोसले की शुरू के दौर की आवाज तो चुभती थी। जाग उठा इंसान में एस डी बर्मन का संगीत, मैं जानू जानू री काए खन के तोरा कंगना, जाइए सुनिए, और उस दौर के और गाने सुनिए आपको, अरे उनसे बढ़िया आवाज तो गीता दत्त की लगती थी। और आप सुनिए, ये जो मैं कह रहा हूँ इसमें गीता दत्त, आशा भोसले है, आप पहचान नहीं पाएंगे आशा भोसले की आवाज कौन सी है। ध्यान दीजिएगा, मैंने ये नहीं कहा गीता दत्त की आवाज कौन सी है, वो दोनों आवाज गीता दत्त की लगेगी। ये तो वास्तविकता है आशा भोसले की शुरुआती। आशा भोसले को तो अगर रवि नहीं मिलते ना, और ओपी नैयर नहीं मिलते, तो इनकी आवाज तो कहीं कानों में चुभती रहती, तीखी चुभने वाली आवाज। इन लोगों ने आशा भोसले की आवाज को मांझा, तराशा, और तराशने के बाद में इनकी आवाज है वो। और ओपी नैयर के शुरू के दौर के म्यूजिक में देखिए आशा भोसले की आवाज तब भी चुभती है। जैसे लता जी और सुमन कल्याणपुर में आप अलग करेंगे, लता जी की आवाज में एक थोड़ा ठोसपन और मिठास है, सुमन कल्याणपुर की आवाज घबराहट है, कमजोरी सी है, दुर्बलता है। आप आराम से, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, ये सुनिए, और मेरे महबूब न जा, आज की रात न जा, ये सुनिए, और लता जी के गाने सुनिए, आप खुद कहेंगे
कि भाई ये बात तो सही है। तो उसके बाद इन दो लोगों ने आशा भोसले को, और आर.डी. बर्मन बहुत बाद में आते हैं। अब देखिए आशा भोसले के जो वीडियो आ रहे हैं, अब मैं चाहता हूँ पहले आप एक दो वीडियो के उनके जो कथन है वो बोल दीजिए, तो मैं उसके आधार पर पूरी इमारत खड़ी करूं। एक आध गाने का जिक्र किया कि हम लोग साथ में गाते थे, और शम्मी कपूर की किसी फिल्म का जिक्र है उसमें कि शम्मी साहब उनको बता रहे थे कि मेरा किस तरह का रोल है और किस तरह से गाना गाया जाएगा, लेकिन मैं भी सुन रही थी। वो बात मैं अपने कैरेक्टर में, अपनी आवाज और इसमें ले आई कैरेक्टर में, और मैंने है ना, और एक और गाने का जिक्र किया कि मैं जब गा रही थी तो मैं अंदर पेट से गा रही थी। अच्छा। वो सिर्फ गले से गा रहे थे। अच्छा। शम्मी साहब ने उनको जो बातें समझाई वो तो नहीं ला पाए अपने गाने में, लेकिन मैं उसको लाई तो शम्मी साहब बोले अरे ये ले आएंगे आप, इस तरह की कुछ। आशा जी कुछ शर्म कीजिए, झूठ बोलने से मैं अभी आपके कई झूठ उगेड़ दूंगा, लेकिन कुछ तो शर्म कीजिए झूठ बोलने से। आप एक तो बात कर रही हैं रात के हम सफर थके घर को चले, फिर आज चली आ रही है सुबह प्यार की, आप उस गाने की बात कर रही है। रफी साहब से गाते देख के रूप की चांदनी, एन इवनिंग पेरिस की बात कर रहे हैं। नहीं मैं ये वो गाना वो है, एन इवनिंग पेरिस, उस गाने की बात हो रही है। जो ये बात हो रही है उठाओ लेकर के पूरा वो आते हैं। आशा जी अब चलिए मैं आता हूँ। शम्मी कपूर जो है उनके लिए रफी साहब क्या गाते कैसे गाते वो सारी बातें मैं वो दोबारा दोहराऊंगा नहीं, लेकिन उसमें एक वाकया जो ये हो रहा है वो ये नहीं है, ये झूठ कह रही है, पूरी जिम्मेदारी से आशा भोसले झूठ कह रही है कि मैंने पेट से गाया और उन्होंने गले से। रफी साहब का रिकॉर्ड है, उनकी हर आवाज, आप पेट की बात करते उनकी नाभि से आती थी मैडम। और आपका जो है ना शुरुआती दौर, मैं जो जिक्र कर रहा हूँ ओपी नैयर का भी शुरुआती संगीत छोड़ दीजिए, यानी कि 60 के दशक में आप 66-67 के बाद की आवाज है वो छोड़ दिए, उससे पहले आप मैडम सारा कुछ यही आपका जो है चुभने वाला गला ही आता था। और खासकर आप वो एक गाना देखिए ना, कजरा मोहब्बत वाला, वो आज भी चुभता है, जबकि वो तो 60 के उतरते समय का है। ऐसा नहीं है, जो गायन के जानकार है वो बताएंगे। ये जो रात के हम सफर थके घर को चले, इस गाने में रफी साहब कहाँ से गा रहे हैं। और पर्टिकुलर आप एक गाने की बात कर, आप ये कह रहे शम्मी कपूर ने ऐसा कहा कि आपने ला पे, अरे मुझे शम्मी कपूर का ऑथराइज्ड अधिकृत रूप से एक भी ऐसा बयान शक्ति सामंत का बता दीजिए, शंकर जयकिशन का बता दीजिए, हसरत जयपुरी का बता दीजिए, इस बात का उल्लेख हो। क्यों मरे हो के नाम पे झूठ का ताना बाना बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं था भाई। और रफी साहब का हर गाना देखिए, मैं एक बैठते मैंने कविता कृष्णमूर्ति वाली बात बताई। अब दूसरे आप बात देखिए राजेश रोशन साहब से, उनका कभी आप तो वरिष्ठ पत्रकार है, बैठ के बात कीजिएगा। राजेश रोशन साहब को दूसरी फिल्म मिली थी दूसरा आदमी, पहली फिल्म थी कुमारा महमूद वाली, ये रमेश तलवार की फिल्म थी, यश चोपड़ा के सहायक थे, ठीक है। ऋषि कपूर, शशि कपूर और नीतू सिंह, बीच में राखी का स्पेशल अपीयरेंस था। ये गाना जिसका मैंने जिक्र किया था, चल कहीं दूर निकल जाए, इसमें वही चीज है, उसमें पर्दे पे म्यूजिक के साथ फटकर शशि कपूर की एंट्री होती है, उछलते हुए बर्फ पर। तो रफी साहब वो यूं लेते हैं आला उस गाने को, उसको आलाप नहीं गाना है तो, है ना, ये वादियां ये बहार दिल हो चला बेकरार, मैं गिर रहा मुझे थाम लो, भीगे लबों से मेरा नाम लो। ये राजेश रोशन कहते हैं कि मैंने उन्हें ऑडियो कैसेट रिकॉर्ड करके दे दिया और वो तैयारी, और वो रिकॉर्डिंग वाले दिन आया और आते ही माइक पे, थोड़ा लेट थे, माइक पे खड़े हुए और हम सोच रहे थे क्या होगा, लेकिन रफी साहब फिर यहाँ से, अब उनका एक्सप्रेशन था यहाँ से जो, अब ये यहाँ कहाँ है भाई, ये गला है क्या, ये छाती है, अरे नाभि है, नाभि कुंड है। और गायन वाले एक जरा सा कच्चा खिलाड़ी भी जानता है गायन में कि यहाँ की आवाज क्या होती है। तो एक तो दूसरी बात क्या है कि ये जो इनका कहना है आशा जी का, तो अब तरीका क्या है, सबसे सरल तरीका ये है कि जो लोग मौजूद नहीं है ना, आप उनके नाम से कुछ भी कह सकते हैं, तो साक्षी या पुष्टि या खंडन कौन करेगा। फैक्ट, अब फैक्ट आज की दुनिया क्या है, आज की दुनिया है कि अच्छा आशा भोसले ने कहा है रील में, आम आदमी सच मान लेता है। वो आम आदमी फैक्ट कहां जाकर चेक करेगा, गूगलिया फैक्ट, जहां आपको कई चीजें तो लोगों ने फर्जी भर रखी है वो मिल जाएंगे। लेकिन एक चीज, दूसरी बात क्या है कि आशा भोसले की रेंज का सबसे पहला और खतरनाक सिंगर कौन था, मोहम्मद रफी। आशा भोसले की रेंज को जो चुनौतियां दी ना, वो मात्र दो ही गायकों ने दी, पहले मोहम्मद रफी और बाद की रेंज में 70 के दशक और 80 आधे में 15 साल में किशोर कुमार।
और किशोर कुमार भी, मैं फिर कह रहा हूं, उतनी उनकी रेंज में घुसकर नहीं गाते थे जितना रफी साहब गाते थे। और यही एन इवनिंग पेरिस का गाना सबसे बड़ा उदाहरण है। ठीक है, अब मुझे ये नहीं पता कि आशा भोसले अब रफी साहब के बारे में ऐसा इस मंतव्य से कह रही है। अब का मतलब 5 साल पुराने वीडियो है, 10 साल पुराने, तब भी कहीं कहीं खुंदक उसका ये कारण हो सकता है। उसका कारण अब जलन, यहाँ पे जलन है, यहाँ पे जलन है। मैं शाहिद रफी की बात जो है ना, यहाँ आकर के क्लिक करता हूँ कि शायद आशा भोसले के मन में कहीं कहीं, अच्छा उसको जलन कहिए या जलन की मौसरी बहन, ईर्ष्या कह दीजिए, उसका मौसेरा भाई द्वेष कह दीजिए, वो ठीक है। तो शाहिद रफी को आंशिक रूप से सही मानता हूं, लेकिन शाहिद रफी जिस रूप में जाकर के बवाल खड़ा कर रहे हैं वो गलत है। क्योंकि देखिए क्या है, जो खुद आशा भोसले ही झूठ के अंबार खड़े किए जा रही हैं, उनकी बात को, उनकी जलन को आप अपने पिता को लेकर, तो बवाल तो आपके पिता के नाम पर हो रहा है ना, बवाल आशा भोसले के नाम पर थोड़ी हो रहा है। बवाल कह रहा है रफी साहब, तो रफी साहब की रूह को सुकून से रहने दीजिए। और जो उनके नाम पे झूठ की दुकानें लगा रहे हैं, उन्हें उनका हिसाब अपने आप हो जाए। जैसे मैं आपको एक बताऊं, आशा भोसले झूठ के बवंडर खड़े करती रहती हैं, और झूठ के इनके जो किले हैं वो बहुत आज की बात नहीं है। मैं आपको एक चीज बताऊं, तो कुछ बरस पहले एक रियलिटी शो था, संगीत का मैं नाम लेना उचित नहीं समझता, उसमें आप आई। अब हमारे यहाँ तो बचे खुचे लोग ही कितने हैं कि जिनको ये लोग बिठा के चेहरे दिखा के उनके नाम पर टीआरपी ले सकते हैं। आपको याद होगा ना, एक चैनल जो बिल्कुल शुरुआती सैटेलाइट निजी चैनल है, उसका कार्यक्रम आता था म्यूजिक का, तो जो 5-5, 7-7 संगीतकार भर देते थे, 8-8 संगीतकार, उस वक्त वो सब जिंदा थे। अब तो उसमें से प्यारे भाई और आनंद जी के अलावा बचा कौन है? अब तो शायद 2 ही बचे, शायद या 2 ही बचे, बाकी सब तो नहीं है। लेकिन उस समय ओपी नैयर, कल्याण जी भाई और ये खयाम साहब, ये सब आ जाते थे, जयदेव को भी ले आते थे। तो उस दौर की बात, तो ये अभी मैंने पीछे कुछ वर्षों में देखा कि 2-3 जगह वो गई। एक शो मैंने देखा तो उसमें वो 2 लड़कियां आई, उन्होंने गाना गाया उत्सव फिल्म का, मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, बसंत देव का क्या गीत है और क्या एलपी का संगीत है। वो गाना खत्म हुआ तो स्वाभाविक होते सिर्फ टिप्पणियां करते हैं। तो आशा भोसले ने टिप्पणी की, ये मैंने दीदी के साथ गया, सही शब्द नहीं याद आ रहे, मैं भाव बता रहा हूँ, दीदी के साथ गया, फिर जब गाना खत्म हुआ, नहीं जब मैं गा रही थी उधर से, तो दीदी यूं यूं कर रही थी। आशा जी कितना बड़ा झूठ है। अच्छा मैं कैसे कह रहा हूँ झूठ है? हो सकता है मैं झूठा हूं, तो मैं प्रमाण दे रहा हूं। अब दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी किताब, उनके आलेख मौजूद है, राजकुमार केसवानी। आप जानते हैं फिल्म संगीत और फिल्मों के कितने धाकड़ गया था। अरे मैं उस आदमी से मिलना चाहता था, 16 शिवाजी नगर भोपाल में रहते थे। शिवाजी नगर जितनी बार गया हूं कभी नहीं मिल पाया, और बाद में कोरोना काल में वे विदा हो गए। क्या धाकड़ थे लेखक, है ना, और क्या लिखने की रोचक शैली, मतलब तथ्यों के साथ शैली। तो उनका आलेख है, पढ़ा होगा मेरे पास कहीं मेरे संग्रह में, नहीं तो जाइए देखिए, दैनिक भास्कर के आर्काइव्स में तो सुरक्षित है। उन्होंने एलपी पर जब एक सीरीज वो तो लिखते थे ना कई अंकों में, उसमें इस गाने का जिक्र किया और कहा है कि उस समय आशा भोसले और लता मंगेशकर के बीच में 35 वर्षों तक बोलचाल नहीं थी। ये 1984 में गाना रिकॉर्ड हुआ, 85-84 के लास्ट में फिल्म आई थी। इस समय आने में आमने सामने थी ही नहीं दोनों बहनें, एक बहन गाकर निकल गई, तब दूसरी ने एंट्री ली थी स्टूडियो में। ये लिखा है उसमें राजकुमार केसवानी साहब ने। और मैं राजकुमार केसवानी को ज्यादा सही मानता हूं इस मामले प्रामाणिक, क्योंकि आशा भोसले तो खुद व्यक्तिनिष्ठ होकर, आत्मनिष्ठ होकर झूठ भी बोल रही है। अब आप सोचिए कि बाकायदा उन्होंने लिखा है। प्यारे भाई तो उम्र के इस दौर में है जहां वो इन विवादों में नहीं पढ़ना चाहते, है ना। लक्ष्मी जी होते तो बड़े मुंह फट जवाब देते, वो अब तक बोलती बंद कर देते। क्या झूठ की दुकान लगाई फिरती हो आशा, वो तो ऐसे ही कहते, भले चाहे उम्र में बड़ी हो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन देखिए उन्होंने मैं दोहरा दूं, राजकुमार केसवानी साहब ने लिखा, वो पढ़िए आप। और जिनको उपलब्ध नहीं हो भास्कर के आर्काइव्स में जाके ले लीजिए, वो आता था रसरंग पर उनका, ठीक है ना, रसरंग पर आपस की बात नाम से कॉलम आता था उनका, है ना, रविवार को आता था। और रसरंग में भी कहा, रसरंग में कभी 3रे पेज पर, कभी 4थे पेज पर, 4 पेज का रसरंग आदि भी आता है। इतना और बता रहा, क्या कहा उन्होंने, लिखा कि उत्सव फिल्म का ये गाना जब रिकॉर्ड हो रहा था उन दिनों 35 वर्षों तक आशा भोसले और लता मंगेशकर के बीच में बात नहीं। खत लिख दे सांवरिया के नाम बाबू, ये जो फिल्म थी आन मिलो सजना थी, या फिर आया सावन झुमके थी, उसमें आशा भोसले और
अरुणा ईरानी का गाना है शायद, दोनों बहनों का, हाँ ये वही थी, हाँ, जिसमें मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे, धर्मेंद्र आशा पारेख की फिल्म थी ना, ये शायद आन मिलो सज्जनाई थी। तो उसमें भी ये खत लिख दे सांवरिया के नाम बाबू, वो जान जाएंगे पहचान जाएंगे, ऐसा है ना, शायद यही गाना था, लता जी आशा जी का गाना था। तो 35 वर्षों के लगभग इन बहनों में, वो जो शादी की थी ना लता मंगेशकर के सहायक से, आशा भोसले ने, जो भोसले थे, तब से बोलचाल बंद थी। तो ये उत्सव का गाना जब रिकॉर्ड हो रहा था तो इन दोनों के बीच में बोलचाल नहीं थी। और वो राजकुमार जी लिखते हैं कि अब पहले, बाद में मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन एक उन्होंने वो भी लिखा कौन सी बहन, और शर्त ये थी लता मंगेशकर की कि मैं वो गाके चली जाएगी तो गाऊंगी। तो एक बहन गाकर चली गई थी, फिर दूसरी बहन गाने आई थी, ये दीदी ने यूं कहा, ये कुछ नहीं, फालतू की बातें, सब झूठ के बोले, वही तो कह रहा हूं। एक बात, अच्छा दूसरी बात क्या है आशा जी, आप ये जो सुर्खियां, चाहे आपने 5 साल पहले बटोरने के लिए, चाहे किसी भी द्वेष भाव से, जलन भाव से, जो कोई भी आपका अद्भुत भाव रहा हो, मैं अद्भुत भाव शब्द दे देता हूँ, चलिए छोड़िए द्वेष जलन जैसे शब्दों को। आप उम्र के 93 या 94 साल में चल रही हैं, या 92 साल पूरे हो गए हैं। मैं अब इस उम्र में आपको कोई शब्द देना नहीं चाहता, लेकिन मैडम एक बात सोचिए कि आपने एक बार हिमेश रेशमिया ने कह दिया था कि भाई पंचम दा भी तो नाक से गाते थे, तो आपने कहा था उसको कसकर थप्पड़ मारना चाहिए। यानी आपका पंचम के प्रति प्रेम जागा था ना, आर डी बर्मन के प्रति, है ना, आपने इसीलिए कहा ना। क्या कारण रहा होगा आपका? आपके पति आर डी बर्मन नहीं, उन्होंने आपके पति आर डी बर्मन को नहीं कहा, उन्होंने सिंगर म्यूजिक डायरेक्टर आर डी बर्मन को कहा था, हिमेश रेशमिया ने। तो आपके मन में क्या जागा? गायक या उससे बड़े संगीतकार आर डी बर्मन के प्रति सम्मान, प्रेम जागा, तो आपने कहा ना। तो मैडम जरा बात बताइए, जब नासिर हुसैन की फिल्म विजय आनंद ले रहे थे, बना रहे थे तीसरी मंजिल, उस फिल्म में उन्होंने, चूंकि एस डी बर्मन नवकेतन के रेगुलर म्यूजिक डायरेक्टर थे, तो उनका म्यूजिक जो है वो सुना हुआ था, लेकिन रिकमेंड किया था जय किशन जी ने। जय किशन जी ने कहा, नासिर हुसैन ने कहा यार हमारा रेगुलर तो शंकर जय किशन है, वो तो एस मुखर्जी के यहाँ चले गए, अब उनका एस मुखर्जी का हीरो हमारे यहाँ आ गया, क्योंकि पहले फिल्म देवानंद करने वाले थे तीसरी मंजिल। ये कुछ विवाद हो गया नासिर हुसैन और का, तो मैं उस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी। तो नासिर ने कहा कि यार हमारा हीरो उधर चला गया, एस मुखर्जी का हीरो इधर आ गया, अब कमबख्त हमारे एस मुखर्जी के म्यूजिक डायरेक्टर वही है, इसके म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जय किशन, वो हम ले नहीं सकते। तो फिर गए विजय आनंद शंकर जय किशन के पास। तो जय किशन जी ने खुद सुझाया कि यार ये बर्मन दादा का बेटा है, बड़ा अच्छा म्यूजिक देता है। बोले नहीं मुझे आप चाहिए। बोले देखो हम इस कारण से इस फिल्म में म्यूजिक दे नहीं सकते, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं वो बंदा निराश नहीं करेगा, बच्चा बहुत अच्छा संगीत। यार ये वो लोग थे उस दौर के, इतने बड़े दिल वाले, इतना बड़ा बैनर। तो विजय आनंद ने हाँ कर दी। और आगे का किस्सा ये है कि वो शमी कपूर ने सीटिंग वीटिंग में, नासिर हुसैन, विजय आनंद, शमी कपूर बैठे, गाने वाने फाइनल कर दे, ओके हो गया कि अब आर डी बर्मन म्यूजिक दे रहे। इंडस्ट्री में फैल गया कि पंचम म्यूजिक दे रहा, तीसरी मंजिल फिल्म सेटअप किए नासिर हुसैन, विजय आनंद, गोल्डी और वो गाइड वाले गोल्डी और शमी कपूर। तो आशा जी भूल गई आप विजय आनंद के घर गई थी, फोन नहीं किया, घर गई थी और आपने क्या कहा था? गोल्डी ये फिल्म हमारे साहब को दे दो। अब मैं बताऊं लोगों को, सब दर्शकों को, कि आपके वो साहब, अति प्रिय साहब कौन थे? ओपी नैयर, जिनके साथ आपका उस समय अफेयर चल रहा था, पूरी इंडस्ट्री जानती थी। मैडम अफेयर करना कोई बुरी बात नहीं है, सबका अपना निजी अधिकार है, निजी जीवन है, लेकिन मैं किस और इंगित करना चाहता हूं, आप आरडी, अच्छा फिर क्या गोल्डी ने कहा कि नहीं आशा जी ये तो जो है पंचम को फाइनल कर लिया। बोले देखो पंचम को फिर कोई और फिल्म दे देना। तो फिर गोल्डी ने कहा कि बर्मन दादा का बेटा बड़ा अच्छा। बोले देखो बर्मन दादा तुम्हारे नवकेतन के रेगुलर हैं, नासिर हुसैन की, क्योंकि नासिर हुसैन की दिल दे के देखो में वो म्यूजिक दे चुके थे पहले ओपी नैयर। बोले नासिर हुसैन का बैनर साहब का है। फिर ये बात थी। तो विजय आनंद ने क्या कहा था मैडम याद है आपको? तो कहा था मैडम नहीं आशा जी क्षमा चाहता हूँ, पंचम भाई। तो आपने एक डायलॉग और कहा था मैडम, याद कीजिए,
ओपी नैयर को फिल्म दिलवाने का, दबाव डालने का आखिरी हथियार आपने फेंका था और आपने कहा था गोल्डी प्लीज मेरे लिए, अब मैं वाक्य पूरा कर दूं जो इसके पीछे आपने बोला नहीं, प्लीज मेरे लिए ही आर.डी. बर्मन को निकाल कर ओपी नैयर को ये फिल्म दे दो, आपका ये कहना था। लेकिन विजय आनंद टस से मस नहीं हुए। मैडम आप वही है ना कि जो आर.डी. बर्मन को फिल्म से, जिंदगी की सबसे पहली बड़ी फिल्म से निकलवा कर अपने अति प्रिय साहब ओपी नैयर को दिलवाना चाहती थी, और उन्हीं आर.डी. बर्मन के लिए आपका इतना प्रेम जागा कि आप थप्पड़ मारने पर आगे कसकर थप्पड़ इनिशिएशन। कितना दोहरा व्यक्तित्व है आपका, हा? कितना दोहरा है। अब इतने दोहरे वाले व्यक्तित्व वाली जो आप हैं, आप मैडम विश्वसनीय कहां से है? और भी मेरे पास है, प्रमाण के साथ है कि आप पर, आपकी बातों पर विश्वास करना बहुत खतरनाक है। मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि बात एक आशा भोसले की नहीं है। ये युग है ना, ये अश्वत्थामा हाथों वाले अर्ध सत्य का युग है। तो किसी भी आदमी, भले चाहे कुमार गणेश हो, किसी भी आदमी की बात पर आंख मूंद कर विश्वास न करें, प्रमाण मांगे, तथ्य मांगे और उसके बाद करें। क्योंकि क्या हो रहा है, बात शाहिद रफी की हो कि आशा भोसले की हो, मित्रों ये जो प्रतिमाओं का क्षरण होता है ना, व्यक्तित्वों के चरित्र का अपहरण, ये एक बहुत बुरी प्रवृत्ति है जो पिछले 5-7 सालों में चली है और ये और आगे बढ़ेगी। और रहा सवाल, एक बात और बता दूं, सार्वजनिक मंच की मर्यादा है, चूंकि लता जी की आत्मा को दुख नहीं पहुंचे, इसलिए मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि लता जी ने भी जिस बात की मर्यादा रख ली, मैं कौन होता हूं सरस्वती समतुल्य, सरस्वती तो सरस्वती माता है, लेकिन समतुल्य लता जी की आत्मा को दुखी करने वाला मैं नहीं हो सकता, ऐसा पाप नहीं करूंगा। लेकिन आपको भी पता है, मित्रों को भी पता है, लता जी के साथ जीवन में 2-3 बातें। एक तो 50 के दशक में उनका साइनस था, तो आप देखिए उस समय नाक बोलता है उनके गायन में, बिल्कुल नाक बोलता है। और उसके बाद उनके साथ ऐसा हुआ कि उनका रसोइया ही उन्हें खाने में जहर देने लगा, पता चला जहर दे दिया, तो उनकी आवाज खराब सी हो गई, पकड़ में भी बात आ गई। तो वो ठीक है, रसोइया भाग लिया पकड़ में आने से पहले। फिर वो होता है ना कुरेदना की, ये रसोइया मुझे क्यों देगा भाई, मेरे घर का रसोइया मुझे जहर क्यों देगा खाने में। मास्टर मदन याद है ना आपको, 14 साल का बच्चा, मास्टर मदन को के.एल. सहगल को जहर दिया गया, पिसा हुआ कांच दिया गया था, पिसा हुआ शीशा, और मास्टर मदन को भी पिसा हुआ शीशा दिया गया। 14 या 16 साल की उम्र बच्चा चला गया। आज वो उस बच्चे के नाम पे शास्त्रीय संगीत प्रतियोगिताएं होती हैं, कार्यक्रम होते हैं मास्टर मदन के नाम से। सला नाम की फिल्म बनी थी अभी, है ना, तृप्ति डिमरी थी। तो इसी तरह की घटनाओं से वो फिल्म इंस्पायर थी। तो सोचिए कि इसका मतलब ये कि रसोइये ने अपने दम पर तो उन्हें जहर नहीं दिया ना, तो क्या था पीछे, मास्टरमाइंड कौन। मित्रों आज के कार्यक्रम के संदर्भ में सिर्फ इतना ही कहूंगा, सार्वजनिक मंच की मर्यादा रखते हुए, ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड बहुत कुछ है कहने को, ऑन द रिकॉर्ड, कि जैसे ही उस व्यक्ति का नाम सामने आया लता जी के कि इसने जहर दिलवाया, लता जी बिल्कुल चुप्पी साध गई। आगे उन्होंने उस प्रकरण को हमेशा के लिए वहीं खत्म कर दिया। क्या होता है कि कुछ ऐसे आदर्श होने चाहिए सार्वजनिक जीवन में, बोलते समय, बयान देते समय, बात कहते समय, कि एक तो उनसे स्थापित मर्यादाएं, परंपराएं नहीं टूटे। ध्यान रखिएगा, अगर एक व्यक्ति ऐसा कुछ बोलता है जो तर्क विहीन है, तथ्य विहीन है, द्वेषवश है, जलनवश है, या किसी ईर्ष्या द्वेषवश है या दुर्भावनावश है, तो वो एक व्यक्ति की वाणी नहीं होती, एक वृत्ति होती है, और वो बहुत कुछ खंडित करती है सार्वजनिक जीवन की मर्यादा में, जो कि नहीं होना चाहिए। अब मैं वापस आ जाऊं रफी साहब की जहां तक बात है, बहुत कुछ है कहने को, लेकिन रफी साहब ऐसे व्यक्ति थे कि जैसे बी.आर. चोपड़ा ने कहा, मैं वापस स्टूडियो सिस्टम लाना चाहता हूँ, कंपनी सिस्टम, मेरे सारे लोग सेट होंगे, कॉन्ट्रैक्ट में होंगे, मेरे लिए काम करेंगे रफी साहब, आप सिर्फ हमारे लिए गाएंगे। रफी साहब ने कहा नहीं, वो विवाद हुआ वगैरह कोई बात नहीं। लेकिन एक बात सोचिए, अगर कोई ये कहे ये विवाद हुआ था, ये विवाद तो तब होता है जब वाद का प्रतिवाद और विवाद। रफी साहब ने इस बात को कभी तवज्जो नहीं दी। और फिर जब वक्त फिल्म की बात आई, यश चोपड़ा जिंदगी की सबसे बड़ी फिल्म बना रहे थे, मैं समझता हूँ किस्मत जो फिल्म थी,
किस्मत फिल्म बड़ी अच्छी थी, लेकिन हाँ, लेकिन उसके बाद में एक फिल्म आई थी, अरे क्या नाम था, दीदार। दीदार फिल्म जो आई थी वो मल्टी स्टारर फिल्म मानी जा सकती है पहली, लेकिन बहुत बड़ी मल्टी स्टारर वो वक्त फिल्म थी, 1965-66 में रिलीज हुई थी, यश चोपड़ा की। तो उस फिल्म में रवि साहब आ गए थे, ओपी नैयर को तो टूट गया ना उनका ताना बाना, ओपी नैयर से बी आर चोपड़ा का वो उसके बाद नया दौर के बाद टूट गया था, तो रवि की एंट्री हुई। तो रवि ने कहा कि चोपड़ा साहब यहाँ पर जो है ये गाना जो शीर्षक गीत है, वक्त से कल और आज, तो बोले ये रफी साहब ही गा सकते हैं। तो बी आर चोपड़ा ने कहा रफी मियां तो हमारे लिए नहीं गाते, क्योंकि वो जो प्रकरण हुआ उसके बाद बी आर चोपड़ा ने कहा बंदिश, तो उन्होंने कहा ठीक है फिर मैं आपके लिए नहीं गाऊंगा। आप कह रहे हैं मैं आपको छोड़ के कहीं और नहीं गाऊं, मैं आपके लिए नहीं गाऊंगा, मैं स्वतंत्र सब जगह गाऊंगा। बोले हमारे लिए तो रफी मियां गाते नहीं है, आप देख लीजिए बात कर। तो रफी साहब आए ना, अगर उनकी दुश्मनी होती, अगर बी आर चोपड़ा उनके दुश्मन होते, तो पहली बात तो बी आर चोपड़ा के मुंह से ये क्यों निकलता, आप कोशिश करके देख लीजिए। मतलब ये चाहते थे ना कि गाएं, तो दुश्मन होते तो क्यों चाहते कि रफी मियां उनके यहाँ गाएं। अच्छा दूसरी बात, रफी साहब की अगर उनसे दुश्मनी होती तो रफी साहब जाते क्या। रफी साहब ने कहा तो रफी मियां ने ये भी नहीं कहा यार मैं तो उनके लिए गाता नहीं। और ये कहाँ है, अब चलिए फैक्ट की बात, ये फिर वही है, एक्सप्रेस स्क्रीन अखबार जो साप्ताहिक निकलता था, हर शुक्रवार आता था, उसमें संस्मरण संपादकीय जो कॉलम उसी पेज पर उसके बगल में आते थे, और उसमें संस्मरण भी, वो तो एक आर्टिकल था गेस्ट, और उसमें अगले पेज पर या उसके अगले पर जगह थोड़ा एक दो पेज बदलती थी, उसमें संस्मरण आते थे सीरीज वाइज, जिसमें रवि संगीतकार रवि के संस्मरण में ये है, इस बात का उल्लेख है। तो उन्होंने कहा तो रवि साहब ने कहा, 1 सेकंड 2 सेकंड सोचा, बोलते ठीक है, रिहर्सल की और क्या गाना गाया। और बी आर चोपड़ा, अब चूंकि वो एक अनबन हो चुकी थी तो उनकी हिम्मत नहीं थी कि अब वापस खुल के बात करें, लेकिन वो बोले कि साहब वो रिकॉर्डिंग हो गई, बी आर चोपड़ा तो बड़े गदगद हुए। बाद में उन्होंने रवि से कहा ये गाना तो पूरी फिल्म का हाईलाइट होगा, और पूरी। अच्छा अब दूसरा, एक लोग एक फालतू का विवाद खड़ा करते हैं कि सब राज कपूर ने नहीं गवाया, तो ऐसे लोगों को कौन बताए कि दिल का हाल सुने दिल वाला, भाई ये गाना किसने गाया था। अच्छा मैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूँ तड़पता ही रहा हूँ, ये आग फिल्म में गाना किसने गाया था। अच्छा ये रामैया वास्तवैया, ये शुरू किसके गाने से होता है, रफी साहब के गाने से। और इसमें जो आलाप आता है क्या गजब है, जब आलाप यूं जाता है ऐसे इंद्रधनुष, और अंदर से मुकेश जी की एंट्री यूं होती है, धीमे धीमे हल्का हल्का गाते हैं रामैया वक्त, यूं लगता है ये जा रहा है ये जा रहा है ये जा रहा है, ये आ गया, ये जादू कहाँ से जगा, रफी साहब के जादू से। अच्छा हुआ क्या कि लोगों ने, अच्छा संगम में फिर क्या हुआ, संगम में रफी साहब ने एक ही गाना गाया, और वो गाना कितना सुपर हुआ, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़ करके तुम नाराज न होना। सारे गाने किसके थे, मुकेश जी के थे, लेकिन ये गाना एक ही गाना, और एक गाना कहाँ गया, किस लेवल पर। हाँ हुआ ये था कि ये लोग गए संगम फिल्म बनने के पहले मॉस्को गए, भारतीय प्रतिनिधिमंडल, उसमें महेंद्र कपूर भी थे, सब लोग थे। तो उन्होंने वहां महेंद्र कपूर ने गाने गाए। महेंद्र कपूर का जो नौशाद के साथ पहला गाना सोनी महिवाल का, जो उनका सिलेक्शन होने के बाद 2 गाने गाए थे, नवरंग में श्री रामचंद्र क्या गाया था आधा चंद्रमा रात आधी, और सोनी महिवाल में गाया था चांद छुपा और तारे डूबे रात गजब। इसमें बहुत ऊंचा है, लोग कहते हैं वो दुनिया के रखवाले रफी साहब की रेंज है, तो ये रेंज महेंद्र कपूर की भी वहां उतनी ऊंची है। तो वहां गए, खैर तो ऐसे जो गाना गाया, तो राज कपूर ने कहा कि यार इतना ऊंचा गाना तो कपूर ही गा सकते हैं, मतलब ये इस कोड पर। तो महेंद्र कपूर ने कहा फिर भी कपूर को नहीं गवाता है, तो बोले इस बार यार तेरा पक्का। तो संगम में जब वो हर दिल को प्यार करेगा वो गाना गाएगा, जब इसमें उस टुकड़े की बात आई राजेंद्र कुमार के लिए, तो राज कपूर ने महेंद्र कपूर को याद किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रफी साहब से द्वेष था, लोग इसे ही प्रचारित करते हैं कि वो ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर को गवा लिया, लेकिन उसमें नहीं गवाया, ऐसी बात नहीं थी। तो मैं ये क्यों उदाहरण लिया है, बी आर चोपड़ा के उदाहरण लिया और राज कपूर साहब का। तो द्वेष और दुश्मनी ये लोग भी, यहाँ तक कि ओपी नैयर ने जब रफी साहब ट्रैफिक में फंस गए, थोड़ा लेट हो गए, शायद वो सावन की घटा फिल्म थी, पीछे हमारे कार्यक्रम में वो थोड़ा तथ्यात्मक परिवर्तन बताओ, सावन की घटा फिल्म थी शायद, तो उसमें थोड़ा लेट हुए तो बोल दिया आउट, रिकॉर्डिंग कैंसिल। तो रफी साहब को बुरा लगा, वो आगे वापस, तो 2 साल उन लोगों ने गाया नहीं। तो ये जो है ना
लाखों हैं यहाँ दिल वाले, महेंद्र कपूर वगैरह। ओपी नैयर को एंट्री, ओपी नैयर ने यहाँ इन्हें एंट्री दी, लेकिन 2 साल बाद फिर वो उन्होंने एक दिन गवाया और रफी बोले संदेश रफी नहीं आओ रिकॉर्डिंग करते हैं। बड़े दिल वाले थे साहब, कहने वाले भी और मानने। रफी साहब पहुंच गए तो ये विवाद भी कहाँ विवाद, ऐसा तो रफी साहब का दुश्मन था कौन भाई, जो उनसे जलता था और बदनाम करता? जलने वाले तो थे, लेकिन जो जलता था और बदनाम, ओपी नैयर ने कभी नहीं कहा रफी साहब खराब थे, राज कपूर ने नहीं कहा, बी.आर. चोपड़ा ने नहीं कहा। बताइए, इतने विवाद के बाद भी, और विवाद बी.आर. चोपड़ा से। और रहा सवाल एक और, कहते हैं महेंद्र कपूर जलते थे। मैं नाम लेके बता दूं ना कि लोगों ने हवा में क्या क्या तैर रहा है। महेंद्र कपूर तो उन्हें अपना गुरु मानते थे। वैसे महेंद्र कपूर के गायन के गुरु कौन थे? भरत व्यास के छोटे भाई वी.एम. व्यास, जो विलेन का रोल करते थे। हाँ, आपको जानकर चंब होगा, विलेन का रोल करने। तो शास्त्रीय संगीत पे बड़े अच्छे गाता थे, उन्होंने सिखाया। एक सिखाने वाले वो भी रफी साहब को गुरु मानते थे। अब होता है क्या है कि एक फिल्म आई थी, आदमी फिल्म, ना आदमी का कोई भरोसा, आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज दे, एक चांद आसमां पे एक मेरे साथ है, ये जो गाना था नौशाद का म्यूजिक था। और ये भीम सिंह फिल्म के डायरेक्टर थे, और आदमी फिल्म दिलीप कुमार पर, मनोज कुमार पर गाना था, वहीदा रहमान फिल्म में थी। तो इस गाने में हुआ क्या है कि उन्होंने तलत महमूद को ले लिया, नौशाद ने। ये गाना 2 वर्षन में मिलता है। तो मनोज कुमार ने कहा कि मुझे इसके लिए जो है वो भाई चाहिए महेंद्र कपूर चाहिए। वो माने नहीं, फिर वो दबाव पड़ा। मनोज कुमार सुपरस्टार थे, तो नौशाद ने फिर क्या किया, नौशाद ने उसमें महेंद्र कपूर को बुला के डब किया। तो फिल्म जब आप देखेंगे तो महेंद्र कपूर गाते हैं मनोज कुमार के लिए, और रिकॉर्ड्स पर आपको तलत महमूद मिलेंगे। अब उस फिल्म में दिलीप कुमार की, तो अमर फिल्म के अलावा, अमर में दिलीप कुमार के लिए मुकेश जी थे, राज कपूर के लिए रफी साहब थे, महबूब खान, तो वो थे रफी साहब। तो रफी साहब ने फिर उन्होंने जो है महेंद्र कपूर के साथ कुछ गाने साथ गाने से इसलिए मना किया था। उसका कारण था कि भाई दोनों की आवाज मिलती जुलती है, लोगों को पता ही नहीं चलेगा कौन क्या गा रहा है, तो इस वजह से मना किया। लेकिन महेंद्र कपूर के मन में तो कभी कोई द्वेष, वो जब रफी साहब का नाम लेते तो कान पकड़ते। ये कान पकड़ना एक क्रिया होती है, जब हम क्षमा मांग रहे हैं कि आपका नाम भी ले रहे हैं, ये हम इस काबिल भी नहीं कि आपका नाम ले, इतने बड़े आप। तो सोचिए अब कौन ऐसा था जो कमबख्त रफी साहब को बदनाम करना चाहता था। वे न करे कहीं न कहीं असावधानी वश आप जरूर कर रहे हैं, असावधानी वश, अति उत्साह में, लेकिन आप ही कर रहे हैं। अन्यथा रफी साहब, अब मैं अगर पूरे सिनेरियो में नजर डालूं तो हुस्न भगत राम से लेकर के फिरोज जो थे, जो अपने 1944 की फिल्म, जो दिलीप कुमार की डेब्यू फिल्म थी, वहां से लेके नूरजहां से लेके मैं उदित नारायण तक सब आगे थे, अभिजीत गा लिए थे रफी साहब के साथ। मुझे नहीं लगता कि कोई गायिका, संगीतकार, गीतकार ऐसा था जो ये कहे कि रफी साहब ने मेरे साथ बुरा किया। उन्होंने कभी किसी के गाने नहीं छीने। बल्कि एक बात और बताऊं आपको, मैं उस गायक का नाम भूल रहा हूँ, कुदरत फिल्म थी और फिल्म चेतन आनंद की थी, हमें तुमसे प्यार कितना हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। ये ऐसे लगता है डायलॉग है, लेकिन कितना प्यारा गाना है। ठीक है, इसमें एक गाना था, वो गाना हुआ कि कभी कभी ऐसे होता था ना कि गाने डब करवा लेते थे, एक रिकॉर्ड कर लिया, बाद में गायक उपलब्ध होता तो करवा लेते। तो एक मैं नाम भी भूल रहा हूँ, बड़े प्यारे गायक, तो रफी साहब को बुलाए कि रफी साहब आइए गाना गाइए। तो उससे पहले जो पिछला वही गाना, वो पीछे जो गा चुका था, उस गायक की रिकॉर्डिंग चल रही थी। तो बोले कि अच्छा, वो गा के निकल लिए, निकलने लगे उस ये तो वही गाना है। बोले हाँ, ये मैंने कब गया? बोले साहब आपने नहीं, फला गया। तो बोले फिर अब मुझसे ये क्यों गवाया? बोले सब अरे बोले आप करवाते हो मुझसे? नहीं, ये गाना नहीं रखोगे, वही रखोगे। और वही उस गायक की आवाज नहीं, वो गाना आज भी है कुदरत फिल्म में। ये नहीं, हत्या मत करो किसी नए गायक की, ये बहुत अच्छा गाया इस बच्चे ने। तो बताइए अब रफी साहब को कौन बदनाम करना चाहता है भाई? ये बेकार की हवा क्यों खड़ी कर। एक और बात जो उसने कही और जो महत्वपूर्ण है जी, वो है पत्र वाला एक मामला आता है कि जब रफी साहब और लता जी जो है, दोनों के बीच जो है नाराजगी या झगड़ा, जो भी नाम दे उसे, तो फिर ये आता है और इसमें भी आया कि भाई रफी साहब ने उनको पत्र लिखकर माफी मांगी, और उसके लिए शाहिद रफी ने कहा कि भाई सबूत कहाँ है इसका। इस पर काफी विवाद पहले भी उठ चुका है, वो कोर्ट में जाने वाले थे। फिर आशा भोसले ने कहा होगा कि पत्र लिखकर माफी मांगी। नहीं, लता जी के नाम से आता है, लता जी ने जो है
लता जी को उन्होंने पत्र लिखा। नहीं, ये कह कौन रहा है कि लता जी ने कहा था कि रवि ने मुझे पत्र लिखकर माफी मांगी? लता जी ने तो किसी इंटरव्यू में नहीं कहा कभी। लता जी ने खुद ने तो नहीं कहा। लता जी ने खुद ने कभी ऑन द रिकॉर्ड नहीं कहा ऐसा कि मुझसे रफी साहब ने पत्र लिखकर माफी मांगी। तो ये कहा किसने पहले तो वो पता चले ना। ये लता जी के नाम से माल बेच कौन रहा है? नाम के अब लेकिन उस पर मैं आ जाता हूँ, मैं उस पर भी आ जाता हूँ। देखिए ऐसी बात है, पहली बात तो ये कि सब ऊंट बैठ भी जाता है ना, ये गधे से तो ऊंचा होता है। बड़े लोग जो है ना, ये बड़े लोग इसीलिए बड़े होते हैं कि इनमें बड़प्पन बहुत बड़ा, हम लोग उनके बड़प्पन का अंदाजा नहीं लगा सकते। जैसे मैंने अभी एक बात कही, अब एक आध उदाहरण और लूंगा, कार्यक्रम लंबा हो रहा है लेकिन मुझे समय दीजिएगा आज आप। हाँ मित्रों, आप भी समय दीजिएगा क्योंकि बात बहुत बड़ी है। देखिए अब जैसे कोई ये प्रचारित करे ओपी नैयर ने रफी से माफी मांगी थी, गिड़गिड़ाए थे कि मेरे लिए गाना गाओ, तो रफी साहब गाने पहुंचे। अब उस बात को यूं भी रखा जा सकता है ना, क्योंकि ओपी नैयर ने फोन किया था। नहीं, फोन नहीं किया, घर ही पहुंच गए थे, सीधे घर पहुंच गए थे। बोले रफी मियां कल रिकॉर्डिंग आ जाना। घर पहुंच गए थे 2 साल बाद। तो अब इस बात को वैसे भी तो रखा जा सकता है ना, अरे वो माफी मांगने घर गए थे, गिड़गिड़ाए, माफी मांगी और कहा रफी मियां गाना यार मैं ये वो जो गाओ गाओ, और रफी साहब आ गए। ऐसे भी रखा जा सकता है ना। एक दूसरी बात, लता मंगेशकर और बर्मन दादा, एस.डी. बर्मन के बीच में मनमुटाव हो गया था, ठीक है। रफी साहब वाला और ओपी नैयर में शायद ये 2 साल चला या 3-4 साल भी चला होगा, लेकिन वो 2 साल चला था बर्मन दादा और लता जी में। उस दरमियान बर्मन दादा ने फिर जो है वो सुमन कल्याणपुर को लिया था, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, इस तरीके से गाने गवाए थे उन्होंने। हुआ क्या था कि एक गाना था वो बर्मन दादा ने गवाया, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। फिर उन्हें लगा बाद में कि कुछ है, तो बोले लता इसको करते हैं दोबारा। तो उन्होंने कहा कि बर्मन दादा में फला फला विदेशी टूर करके आ जाओ। उसके बाद में तो हुआ क्या कि बर्मन दादा के एक असिस्टेंट था, उसने जाकर लता जी को इस टोन में कहा जैसे दादा नाराज है और दोबारा करना चाहते हैं। और लता जी ने कहा अरे भाई अभी तो रिकॉर्डिंग चल रही है, थोड़ा और रुक जाओ। तो उसने जाके ऐसे कहा जैसे लता ने कह दिया मुझे मेरे पास टाइम नहीं है बर्मन दादा के लिए। तो बर्मन दादा ने लता के पास मेरे पास समय नहीं है। तो लता उन्होंने कहीं कहा होगा कि बोले मैं अब लता के साथ नहीं, लता को नहीं गवाऊंगा। तो लता जी को भी ये ऐसे सुनाई, उन्होंने कहा ठीक है मैं खुद ही बर्मन दादा के साथ नहीं गाऊंगी। खैर ये हो गई, 2 साल हो गए। अच्छा, उस दरमियान लता जी रिहर्सल के लिए बर्मन दादा के घर जाती थी, क्योंकि आर.डी. बर्मन के साथ गाती थी और रोज प्रणाम होता था, दादा प्रणाम। मैंने क्या कहा, बड़े लोग इतने बड़े थे कि उनके बड़प्पन के आगे बड़ा शब्द छोटा है। 2 साल बाद एक दिन वो जब लता जी रिकॉर्डिंग रिहर्सल करके बर्मन दादा के घर से और निकल रही थी, तो बर्मन दादा मिल गए, बोले दादा कल इतने बजे रिकॉर्डिंग आ जाना। अगले दिन पहुंच गई। अब आप इसको ये कहेंगे कि उन्होंने माफी मांगी या लता ने मांगी, है ना। ये वही चीज है जो सावरकर का माफीनामा। अब आप इस बात को यूं समझिए, पहली बात तो ये है कि रफी साहब के उस खत का मजमून क्या था, जरा ये कोई सामने लाए। खत लिखा था, बिल्कुल लिखा था, बिल्कुल लिखा था। लेकिन एक ये होता है ना कि मैं जैसे एक उदाहरण बता रहा हूँ कि लता देखो ऐसा है कि तुम मेरी लाडली हो, कुछ हो गया है तो चलो उसको भूल जाते हैं, और ये है तो अब आप उसको क्या माफीनामा कहेंगे? अच्छा, ये लता जी ने तो कहा ही नहीं ना, उनके नाम से मार्केट में माल बेचा जा रहा है। एक बात और है, अभी आपने मुझे कहा फला का मैंने इंटरव्यू लिया और उसने ये कहा, ठीक है, अब मैं आपके नाम से उसको तोड़ मरोड़ के कहीं बेच दूं, तो आपने मुझे किस वे में और कैसे कहा और वो चिट्ठी में क्या था? तो मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं मित्रों, रवि जी के माध्यम से, इस बड़े महत्वपूर्ण चैनल के माध्यम से, माफी मांगना, ये टोन समझिए। उन्होंने पत्र लिखकर माफी मांगी, माफ किया लता जी ने, ये वाली बात नहीं थी। बात खेद प्रकट करना अलग होता है, माफी मांगना अलग होता है। खेद प्रकट करना तो मेरी आपसे कोई बात हो गई और मैं 2 घंटे 2 दिन में रवि जी सॉरी यार, अब आप उसको उस रूप में कहेंगे तो नहीं उन्होंने तो माफी मांगी और मैंने माफ कर। अरे दोनों में बहुत अंतर होता है भैया, भाव का अंतर होता है।
ये मैंने कहा ना, ये सावरकर वाला माफीनामा है जिसके नाम पे इतना बवाल हो रहा है। असल में समझो तो सही वो क्या था, इसलिए वो भी ऐसी बात है। और लता जी ने जिस स्रोत से कहा था, उस स्रोत ने भी मूल रूप से खुद नहीं कहा, उसके नाम से लोगों ने माल बेचना शुरू किया। तो लता उस स्रोत का ऐसा बताते हैं, कहना था कि लता जी का एक सहज भाव में कहना था कि भाई वो विवाद हुआ तो फिर रवि साहब ने चिट्ठी लिखी और उसमें ये कहा था कि ये गलत हुआ, बस इतनी सी बात थी। अब इतनी सी बात को कोई माफीनामा सिद्ध करे तो भाई ये उसकी महानता है, और तो क्या कर सकते हैं। ये दो उदाहरण मैंने आपको दे दिए, होती नहीं है रफी साहब और लता जी, और वो उदाहरण दे दिए कि अब आप समझ सकते हैं कि इसमें माफ करना और ये वाली बातें कहाँ है, माफी मांगने वाली बात, इसको माफीनामा नहीं कहते। नहीं, माफीनामा तो कहाँ, बाकी तो ठीक है, माल बेचने की सुविधा है, सोशल मीडिया का जमाना है, सब अपना अपना माल बेचे। हमने तो अपना माल आपके सामने रखा है मित्रों, बेचने के लिए नहीं रखा है कि आप देखें, सुने, आशीर्वाद प्रदान करें। और अगर आपको कहीं लगता है कि हमारी कई बातें संबंध में आपको कुछ सुझाव देना है, कुछ कहना है, सभ्य शिष्ट भाषा में आप अपनी सहमति असहमति जो लिखना चाहें लिखें, भाषा की मर्यादा का पालन होना चाहिए। मुझे लगता है आपका आना जो है ना, मतलब बहुत ही बढ़िया रहा, और कल भी हमने बहुत अच्छी बातचीत की थी, और ये तो एकदम बिना प्लानिंग वाली बातचीत थी आज वाली, कि हमें लगा कि यार ये बात हुई, और क्योंकि रफी साहब के 100वें जन्मदिन पर हमने लंबी बातचीत की थी। बिल्कुल, इस बारे में एक बार फिर से हम, तो फिर वो ये तो लंबी की बात निकलती है तो फिर दूर तलक जाती है। तो आज वही, और क्या है रवि जी की, देखिए आज अगर हम ये बिंदु पर चर्चा नहीं भी कर दे तो हमारी सेहत पर क्या असर होता, कुछ नहीं। लेकिन क्या होता है कि हम हिंदी सिनेमा के शुभ चिंतक है, उसके अंग है, ठीक है। तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम जिस क्षेत्र के हैं, जिस समाज से है, अगर वहां कुछ गलत होता है तो हमें चाहिए गलत को रोकें, सही बताएं, जिससे कि उसकी मर्यादा का हनन नहीं। ये हमारा कर्तव्य है भाई, तो ये करना बहुत जरूरी था। ये सिर्फ निजी शगल नहीं है, हम ये कैमरा बंद करके यूं ही गप्पे मार सकते थे, नहीं। ये इसलिए मित्रों की ये दायित्व है, और सजग वही है कि जो जीवित है, और जीवित होने का सबसे पहला चिन्ह है कि जो सजग, और हम कम से कम जीवित तो हैं, आप और हम जीवित। आप समय दे रहे हैं, कार्यक्रम देख रहे हैं, और हम रख रहे हैं, बस यही हमारी सजगता, इस सजगता को नमन।